Hello, welcome to Exams Prep Target channel, a channel dedicated for various exams preparation. Today's topic is passive circuit elements inductors part 2. We have discussed inductors in great detail in part 1, in which we have studied self-induced EMF. Now we will study about mutually induced EMF, where there are two coils and there will be changing current in one coil will induced EMF in another coil. That process is called mutual inductance, and this EMF induced in this way is called mutually induced EMF. See, here we have two coils. What will happen in coil 1? There is current I1 with this coil is with number and one number of turns. This is second coil with N2 number of turns. The current in this coil 1 I1 will be changing in nature. Then there will be flux, some flux that will be produced accordingly, and this flux, the flux produced in this coil will be linked to this coil, second coil. Suppose the flux that is linking with the second coil is phi 2, then there will be changing. If this current is changing, this flux will be changing, and then according to Faraday's law of induction, the in second coil EMF will be generated, and that EMF or voltage, that EMF will be mutually induced EMF. Similarly, if there is changing current in coil 2, then there will be flux. Suppose that flux phi 1 is the part of the flux that is produced by this changing current I2, which is then linking with this coil 1 with n1 number of turns. Then what happened? A EMF will be generated in this coil 1, and that EMF will be called as mutually induced EMF. और जिस तरह से हमने स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूलेस बनाए थे, दैट दिस ईएमएफ विल बी प्रोपोर्शनल टू, यहाँ ईएमएफ जनरेट हो रही है, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स. तो यहाँ फ्लक्स कितना लिंक करा, phi 2. तो उसी तरह से ईएमएफ कहाँ जनरेट हुई, N2 में. तो इसकी नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग और लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला किस तरह से बन जाएगा. ये नेगेटिव साइन किसकी वजह से आया, लेंजेस लॉ की वजह से आया. उसी तरह से ईएमएफ जो जनरेट हुई फर्स्ट कॉइल में करंट I2 की वजह से, जो कि चेंजिंग इन नेचर है, किस वजह से इसने क्या जनरेट करा, फ्लक्स phi 1. ठीक है, phi 1 वो फ्लक्स है जो लिंक कर रहा है आपकी इस कॉइल के साथ. उसी अमाउंट को phi 1 को यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, उसी के प्रोपोर्शनल आपकी ईएमएफ जनरेट होगी. तो ये कौन सी ईएमएफ है, आपकी म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है. देखिए, इंडक्टर का हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं. जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कवर कर चुके हैं. ये सारे कंसेप्ट्स हम बिल्ड कर चुके हैं कि किस तरह से फैराडेज लॉ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है. तो ये अब हम इस लेक्चर में कुछ स्पीड से चलेंगे, क्योंकि हमें ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं. तो अभी तक अगर आपने हमारा पार्ट 1 वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. आप उस लेक्चर को जाके देखिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ आएगा. देखिए, अब म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो उस कॉइल में तभी तक रहेगी एज लॉन्ग एज द करंट इन द अदर कॉइल इज चेंजिंग इन द कॉइल इज चेंजिंग. जब तक दूसरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा होगा. देखिए, हमने कहा था ईएमएफ जनरेट होने के लिए जो फ्लक्स है वो चेंज होना चाहिए, या हम कहते हैं जो करंट है वो चेंज होना चाहिए. तो जब तक करंट की वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तभी तक ईएमएफ की वैल्यू जनरेट होगी. अगर ये चेंज ज़ीरो हो जाए, जैसे डीसी के केस में हमने देखा था, तो ईएमएफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी. जिस तरह से हम स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए कहते थे, उसी तरह से हम म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ में कह रहे हैं. सारे के सारे कंसेप्ट्स वही हैं, बट इसमें टू कॉइल्स है. एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, फ्लक्स जनरेट हो रहा है, उसका कुछ पार्ट दूसरी कॉइल से लिंक हो रहा है, उसकी वजह से दूसरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो रही है, उसे हम म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहे हैं.
म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती है। शेप और साइज क्या है कॉइल्स की, रिलेटिव ओरिएंटेशन क्या है, किस तरह से ओरिएंटेड है वो, सेपरेशन कितनी है कॉइल्स के बीच में, सेपरेशंस कम रहेगी तो म्यूचुअली इंडक्शन ज़्यादा रहेगा। और मटेरियल ऑफ द कोर ऑन विच दे आर बाउंड, मटेरियल पे आपकी एल इंडक्टेंस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करती थी, उसी तरह से म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ भी डिपेंड करेगी। इस तरह से हमने एल सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस को डिफाइन करा था, दैट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल विच अपोजेस चेंज ऑफ करंट थ्रू इट। उसी तरह से हम म्यूचुअल इंडक्शन या एम को भी डिफाइन करेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच ईच अपोजेस एनी चेंज ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द अदर इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन के अगर हम रिवाइज करना चाहें तो हम क्या कहते थे, यही करंट है जो कि चेंजिंग है, यही फ्लक्स आ रहा है जो कि चेंजिंग है, तो यही वोल्टेज इंड्यूस हो रही है ईएमएफ। तो ये जो ईएमएफ जनरेट हो रही है अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ ये इस तरह से जनरेट होगी कि ये जिस वजह से ये जनरेट हो रही है उसे अपोज करेगी। तो किस वजह से ये जनरेट हो रही है, चेंज इन करंट की वजह से। तो इस कॉइल की प्रॉपर्टी को हम सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टस कह देते थे, और हम ये कहते थे this is the property by virtue of which it opposes the change of current flowing through it। but mutual inductance क्या है, उसमें हम टू कॉइल्स ले रहे हैं, ठीक है। ईएमएफ यहाँ अगर सेकेंड कॉइल में जनरेट हुई तो ये जो ईएमएफ इस तरह से जनरेट होगी कि ये चेंज इन करंट जो फर्स्ट कॉइल में हो रहा है इसको अपोज कर रही है। या अगर ईएमएफ यहाँ जनरेट हो रही है सेकेंड कॉइल में करंट की वजह से, तो इस ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से होगी, इसकी पोलैरिटी इस तरह से होगी कि ये आपके फर्स्ट कॉइल में जो करंट है, चेंज इन करंट है, उसको अपोज करेगी। उसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कर रहे हैं। जिस तरह से हमने सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट्स देखे थे उसी तरह से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के यूनिट्स भी देखेंगे। इट्स के यूनिट्स क्या हैं, हेनरी है क्या, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। जिस तरह से हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस में ई एल सेल्फ इंडक्टेंस में क्या कहा था, इट इज प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी। कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम यहाँ एल इंट्रोड्यूस करते थे। तो उसी तरह से हम इसे भी डिफाइन कर पाएंगे। I1 में करंट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से अगर सेकेंड कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो रही है तो ये फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए एक m का फैक्टर आएगा। इस m को ही हम क्या कह रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कह रहे हैं। जिस तरह से हमने l को और भी तरह से डिफाइन करा था, किस तरह से, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट, देन फ्लक्स लिंकेज इस एन फाई, और कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए यहाँ एल आई को हम लेके आए थे, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिएगा। उसी तरह से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को इस फाई की टर्म्स में, फ्लक्स की टर्म्स में भी डिफाइन करेंगे। तो ये वैल्यू आपके पास आने वाली है, देखिए अब फ्लक्स है और आई 1 पे करंट पे डिपेंड कर रहा है, और फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स है हमारे पास। देखिए इस चेंज इन करंट की वजह से कुछ फ्लक्स आ रहा है, उसका कुछ एक पार्ट आपका इस कॉइल से लिंक कर रहा है। अगर मैं उसे फाई 2 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो यहाँ ये फाई 2 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ टर्न्स किसकी पे डिपेंड कर रहा होगा, सेकेंड कॉइल की, क्योंकि सेकेंड कॉइल में आपके पास फ्लक्स लिंकेज हो रहा है। अब इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, m। तो m क्या आने वाला है, n2 फाई 2 अपॉन I1। उसी तरह से ये हमने एक केस के लिए बनाया जब जो करंट था वो फर्स्ट कॉइल में था और ईएमएफ जो थी वो सेकंड कॉइल में इंट्रोड्यूस हो रही थी। तो आपके पास ये ई एम आया, एम
di1/dt, और m यहाँ पे क्या वैल्यू आई, n2 phi2 i1। ठीक है, ये अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसमें हमने ये सारे कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करे हैं। इसमें हम म्यूचुअल इंडक्शन के लिए इसे बना रहे हैं, बहुत सा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास ऐसे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारी लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यूसली देख रहे हैं, मतलब सारे लेक्चर्स देख रहे हैं। तो उनके लिए, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो, हम इस लेक्चर को एक स्पीड के साथ स्टडी कर रहे हैं। जिस तरह से हमने म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस के लिए चीज़ें डिफाइन करी थी, उसी तरह से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस में डिफाइन कर रहे हैं वही सारी चीज़ें, और हम उसका साथ डिफरेंसेस भी देख रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस के साथ, और सिमिलैरिटीज भी देख रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल इज 1 हेनरी इफ करंट changing at the rate of 1 ampere per second in one coil induces an EMF of 1 volt in another coil। हमने कहा कि इसके यूनिट्स हेनरी हैं। जिस तरह से 1 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस के यूनिट्स रहते थे, और उसके लिए हम स्टेटमेंट देते थे कि जब आपके पास कॉइल में जो करंट चेंज हो रहा है वो 1 एम्पियर पर सेकेंड है, 1 एम्पियर पर सेकेंड है, वो 1 एम्पियर पर सेकेंड करंट अगर 1 वोल्ट ईएमएफ जनरेट करता है सेम कॉइल में, तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 हेनरी का इंडक्टेंस। उसी तरह से म्यूचुअल इंडक्शन को हम 1 हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस कब रहेगी, जब 1 एम्पियर पर सेकेंड करंट एक कॉइल में है और वो ईएमएफ जनरेट कर रहा है 1 वोल्ट की दूसरे में। ठीक है, उसी तरह से इस फॉर्मूले को लेके भी हम 1 हेनरी को डिफाइन कर सकते हैं। 1 हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस है बिटवीन टू कॉइल्स। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल। If current of 1 ampere is flowing in one coil, set up a total flux of 1 Weber in another coil। ठीक है, जैसे हमने L के लिए कहा था कि 1 एम्पियर का करंट 1 वेबर का फ्लक्स जनरेट कर रहा है सेम ही कॉइल में, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी कब है, 1 हेनरी तब है जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है एक कॉइल में, और ये 1 वेबर का फ्लक्स सेटअप हो रहा है सेकेंड कॉइल में। देखिए, अब हमने म्यूचुअल, जिस तरह से हमने एल के लिए एक फॉर्मूला बनाया था कि कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, वो फॉर्मूला ये था, और इसका एक वेरिएड वर्जन ये था। तो इसी तरह से हम म्यूचुअल इंडक्शन के लिए भी कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे कि किसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर यही फैक्टर्स हमें देखने हैं तो ये फॉर्मूला आपका रहेगा म्यू n1 इंटू n2 एरिया बाई एल। देखिए यहाँ क्या था, n रेज टू पावर 2 था, यहाँ 2 नंबर्स ऑफ कॉइल है, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस n1 के प्रोपोर्शनल है और n2 के प्रोपोर्शनल है, म्यू के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के है। तो आपने इसका कंपैरिजन इसके साथ करना, तो यहाँ एन स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स एक ही कॉइल के हैं। ठीक है, तो ये n इंटू एन करके एन स्क्वायर हुआ है, यहाँ n1 है और n2 है, तो ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हमने क्या कहा था, रिलेक्टेंस हमने डिफाइन करा है सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, हमें पता है वो क्या रहता है। इस फॉर्मूले का अगर हम इस फॉर्मूले में यूज़ कर लें और रिलेक्टेंस के फॉर्म में इस फॉर्मूले को सेट करना चाहें, तो ये फॉर्मूला क्या रहेगा। रिलेक्टेंस की डेफिनेशन आपको प्रीवियस लेक्चर में मिलेगी, तो ये फॉर्मूला आपके पास हो गया। रिलेक्टेंस कम है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा है, रिलेक्टेंस ज़्यादा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम है, वाइसा वर्सा है। देन अनदर वन इज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को डिफाइन करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल्स इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स produced by the current in the one coil that links the other coil। ठीक है, कितना कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका एक कॉइल में जनरेट हो रहा है और सेकंड कॉइल में वो लिंक हो रहा है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि कितनी कपलिंग है दोनों कॉइल्स के बीच में, फ्लक्स एक का दूसरे के साथ कितना लिंक कर रहा है, उसी पे तो आपकी ईएमएफ डिपेंड कर रही है। जैसे यहाँ कुछ ये वैल्यूज आ रही थी, अगर एक दूसरी कॉइल के लिए देखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू phi2 हो जाएगी, यहाँ phi1 हो जाएगी, और इसी के अकॉर्डिंग आपके पास ईएमएफ जनरेट हो रही है।
ठीक है, तो ये कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग है। कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग को हम के से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है। कहाँ से आया? डेरिवेशन है। डेरिवेशन अभी के लिए हम नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ एक बच्चे हैं जो बहुत इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं, सब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी वो चीज़ें क्लियर करवा सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, आपके लिए सीरीज़ अलग से हम चलाई जा सकती है। कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग डिपेंड करेगा क्लोजनेस बिटवीन टू कॉइल्स, कितनी क्लोज हैं कॉइल्स, देयर ओरिएंटेशन, देयर कोर, देयर वाइंडिंग, इन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा। के कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग, देखिए इसका एक फॉर्मूला आता है, कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज m म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन L1/L2। ठीक है, ये कुछ एक डेरिवेशन है, उसी से ये फॉर्मूला आएगा। देन उसी से आपके पास ये रेंज आती है कि के की 0 से लेके 1 के बीच में रेंज है। तो ये दोनों ही फॉर्मूलाज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कुछ देखने को मिल जाते हैं और कुछ एक क्वेश्चंस हम इन फॉर्मूलाज पे प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो देखिए अब हम ये देखते हैं कि के जो है, के की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है। तो अब हम देखते हैं कि के 0 है तो उस चीज़ का क्या मतलब है, के 1 है तो उस चीज़ का क्या मतलब है, और इसका इन बिटवीन है तो उस चीज़ का क्या मतलब है। 0 जो है, के 0 आपके पास मिनिमम वैल्यू है, के 1 आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है। देखिए मिनिमम के इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, वन फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय वन कॉइल डज नॉट लिंक एट ऑल विद द अदर कॉइल, दस द कॉइल आर सेड टू बी मैग्नेटिकली आइसोलेटेड। सपोज कॉइल्स इतनी दूर हैं, कोई भी फैक्टर हो सकता है जो हमने यहाँ डिफाइन करे हैं कि क्लोजनेस है, या उसकी कोर इस तरह की है, या ओरिएंटेशन इस तरह से है, या उनकी वाइंडिंग इस तरह से है। ये सारे फैक्टर्स लेके हम चल सकते हैं, बट क्या हुआ, इसने जो फ्लक्स जनरेट करा वो कुछ भी था, तो वो यहाँ तक लिंक ही नहीं हुआ। यहाँ इस कॉइल में जो करंट है जिसकी वजह से ये फ्लक्स आ रहा है, वो सेकेंड कॉइल तक लिंक ही नहीं हुआ, तो दोनों में कपलिंग ही नहीं है। कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0 हो गया। ठीक है, तो हमने इन्हें क्या कह दिया, दीज आर मैग्नेटिकली आइसोलेटेड। आइसोलेटेड कॉइल्स है और मैग्नेटिकली है क्योंकि फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा है। अगर के इज इक्वल टू 1 हो जाए, दैट मीन्स कि जितना एक कॉइल का फ्लक्स था वो सारा का सारा सेकेंड कॉइल के साथ लिंक हो रहा है। एग्जाम्पल आपका आइडियल ट्रांसफार्मर में इस तरह का केस होता है। ठीक है, ये तब रहेगा जब आपके हाई परमेबिलिटी कोर पे, सपोज एक ही कोर है, यहाँ एक वाइंडिंग है, ये एक कॉइल है, इसी पे अगर मैं सेकंड कॉइल वाइंड कर दूं, और ये जो कॉइल है वो हाई परमेबिलिटी कॉइल है, जैसे आयरन कोर रहते हैं। ठीक है, आयरन कोर कंडक्टर्स, आयरन कोर इंडक्टर्स जब हमने पढ़े थे, हमने कहा था कि वो उनकी परमेबिलिटी हाई रहती है। परमेबिलिटी इस तरह से डिफाइन करी थी, हमें पता था रिलेटिव परमेबिलिटी ज़्यादा है आयरन कोर की, तो परमेबिलिटी ज़्यादा है। तो एक आयरन कोर का हाई परमेबल कोर है, उसी पे दोनों ही कॉइल्स बाउंडेड हैं इस तरह से। सपोज एक इस साइड है, एक के लीड्स इस साइड है, तो ये क्या रहेगा आपके पास, परफेक्टली कपल्ड, और या फिर आइडियली कपल्ड, जिसपे सारा का सारा एक कॉइल में जो करंट आया, इसकी वजह से कुछ एक फ्लक्स आया, वो सारा का सारा सेकेंड कॉइल के साथ लिंक हो गया। अब के इज इक्वल टू 0.5 या फिर हाफ अगर वैल्यू है, इस चीज़ का क्या मतलब है कि एक कॉइल ने जितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ एक कॉइल में, उसका हाफ जो है वो सेकेंड कॉइल के साथ लिंक हो गया। अब अगर के लेस देन 0.5 है या के ग्रेटर देन 0.5 है, अगर लेस देन 0.5 है तो हम उसे लूजली कपल्ड कहेंगे, ग्रेटर देन 5 है तो हम उसे टाइटली कपल्ड कहेंगे। एग्जाम्पल्स हैं, एयर कोर ट्रांसफार्मर आपका लूजली कपल्ड रहता है और आयरन कोर ट्रांसफार्मर आपका टाइटली कपल्ड ट्रांसफार्मर है, या उसकी कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग टाइटली कपल्ड है। ठीक है, के 0.5, और 0.5 को हमने एक वैल्यू ले ली, उससे ऊपर वालों को हमने कह दिया कि जो है वो टाइटली कपल्ड है, उससे कम जो है वो लूजली कपल्ड है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो, और ये जो फॉर्मूलाज हैं ये इंपॉर्टेंट है, इन पे हम क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। देखो अब जब हम इंडक्टर्स इन सीरीज और पैरेलल
हमने करे थे तो हमने ये कहा था कि L इक्विवेलेंट इसका हो रहा है L1 प्लस L2। तब हमने ये केस लेके चला था कि देयर इज़ नो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीज टू कॉइल्स। M की वैल्यू नहीं आप लेके चल रहे थे, ये दोनों कॉइल्स इतनी दूर हैं, ये सपोज कर लेते हैं कि दोनों कॉइल्स इतनी दूर है कि एक में जो करंट आ रहा है उसकी वजह से जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो सेकंड कॉइल के साथ लिंक ही नहीं हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिकली आइसोलेटेड है, म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं आ रही है। बट अगर ऐसा हो रहा है, मैग्नेटिक कपलिंग है, दोनों का कुछ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है और म्यूचुअल इंडक्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा? वो क्या करेगा, इंडक्टेंसेस को या तो इंक्रीज कर देगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, या तो डिक्रीज कर देगा बाय द फैक्टर ऑफ m। तो L1 के लिए L1 प्लस एम हो जाएगा, L2 के लिए L2 प्लस एम हो जाएगा। अगर अरेंजमेंट इस तरह से कॉइल्स का है कि वो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो दोनों की इंडक्टेंसेस को इंक्रीज कर रहा है, अगर डिक्रीज रहेगा तो L1 माइनस एम हो जाएगा, L2 माइनस एम हो जाएगा। ये किस तरह से रहता है, देखिए, अगर दोनों कॉइल्स इस तरह से अरेंज है कि उनके फ्लक्सेस एक दूसरे को एड कर रहे हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की के फैक्टर से ये वैल्यूज इंक्रीज हो जाएंगी। L1 प्लस एम हो जाएगा, L2 में जो इंडक्टेंसेस है वो L2 प्लस एम हो जाएगा। ओवरऑल जो L इक्विवेलेंट जो रहेगा वो ये फैक्टर हो जाएगा। तो ये दोनों इंक्रीज होगी, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के फैक्टर से इंक्रीज हो जा रही है। तो L1 प्लस एम है एंड L2 प्लस एम है, तो यहाँ से ये क्या आएगा, L1 प्लस L2 प्लस 2m आ जाएगा, ठीक है। जब दोनों फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, या कॉमुलेटिव है, ठीक है, दोनों ही फ्लक्स इस तरह से हैं कि दोनों के ही फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सेम ही डायरेक्शन में है, करंट इस तरह के डायरेक्शन में है कि फ्लक्स एक दूसरे को एड कर रहे हैं। या क्या हो सकता है, वो दोनों एक दूसरे को अपोज करें, ठीक है, अगर अपोज करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 माइनस एम प्लस L2 माइनस ऑफ एम, L1 प्लस L2 माइनस ऑफ 2m when two fluxes are opposing each other, या डिफरेंशियली कपल्ड बोलते हैं हम इसे, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, और यहाँ कॉमुलेटिवली कपल्ड, ठीक है। तो अब हम इंडक्टर्स इन सीरीज या पैरेलल हम देखेंगे। तो देखिए, सपोज इसमें करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये एक कॉइल थी, हमने इस टर्मिनल को इस कॉइल के इस पार्ट के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये चीज़ हमने कर दी है। तो करंट कुछ इस तरह से मूव कर रहा होगा, इसके अकॉर्डिंग कुछ फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ करंट मूव कर रहा है तो यहाँ फ्लक्स भी कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो ये करंट सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, फ्लक्स इस तरह से जनरेट हो रहे हैं, तो ये दोनों फ्लक्सेस आपस में एक दूसरे को एड कर रहे हैं। तो L इक्विवेलेंट किस तरह से रहेगा, देखिए, पहले इंडक्टर इन सीरीज है, सीरीज में हमें पता है करंट सेम रहता है, ठीक है, इन दोनों में करंट सेम आ रहा है, तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है L1 प्लस L2 प्लस माइनस ऑफ 2m, या तो प्लस 2m रहेगा एक फैक्टर एक्स्ट्रा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से, या माइनस ऑफ 2m रहेगा। अब हम देखेंगे कि प्लस कब रहेगा, जब दोनों ही फ्लक्सेस एक दूसरे को एड कर रहे हैं। तो ये क्या वैल्यू रहेगी, L1 प्लस L2 प्लस 2m, जैसे हमने प्रीवियस डिस्कशन में देखा। बट ये ऐसा ना हो कि अरेंजमेंट अगर अब भी यहाँ से देखिए करंट आ रहा है, आई है, यहाँ से आई ही जा रहा है, दोनों अब भी सीरीज में ही हैं। बट क्या हुआ, अब देखिए फ्लक्स इस तरह से जनरेट हो रहा है, और इसमें फ्लक्स किस तरह से जनरेट हो रहा है, करंट की डायरेक्शन अब देखिए ध्यान से कि दोनों कॉइल्स में अपोजिट हो रही है, फ्लक्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। अगर फ्लक्स अपोज कर रहे हैं तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू L1 प्लस L2 माइनस ऑफ 2m आने वाली है। तो या तो क्वेश्चन में आपका मेंशन्ड है कि फ्लक्सेस एड कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप ये फॉर्मूलाज लगा लेंगे। L इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट करने को बोला है, तो प्लस ऑफ 2m, m की वैल्यू दे रखी होगी, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, निकाल देंगे। या वो कहेगा कि फ्लक्स अपोज कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले से निकाल देंगे, या यहाँ वो कह देगा कि वो कम्युलेटिवली कपल्ड है, तब भी आपका प्लस वाला फॉर्मूला रहेगा। यहाँ डिफरेंशियली कपल्ड है, तब आपका
नेगेटिव वाला फॉर्मूला रहेगा, या कई बार क्वेश्चन जो होता है वो डॉट कन्वेंशन से रहता है, ठीक है। जैसे सपोज ये दो कॉइल है, इस तरह का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ भी रखा है, यहाँ डॉट है और यहाँ डॉट है, दैट मीन्स यहाँ से करंट आ रहा है। अगर ये दोनों डॉट्स इस तरह से हैं तो आपका L इक्विवेलेंट रहेगा L1 प्लस L2 प्लस 2M। दोनों ही डॉट्स स्टार्टिंग में है और करंट इस तरह से एंटर कर रहा है। अगर ये डॉट एक में फर्स्ट पॉइंट पे है, सेकंड में करंट आपका सॉरी डॉट यहाँ है, दैट मीन्स ये आपका सेकंड केस बनने वाला है। तो L इक्विवेलेंट क्या रहेगा, L1 प्लस L2 माइनस ऑफ 2M, ठीक है। ये जो सर्किट्स हमने बनाए हैं ये समझने के लिए हैं। पेपर में आपको कुछ इस तरह से दे रखा होगा, या तो आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दे रखा होगा कि दो कॉइल्स हैं, उनमें म्यूचुअल इंडक्टेंस इतना है, L इक्विवेलेंट फाइंड आउट कीजिए अगर वो कॉमुलेटिवली कपल्ड है, या फिर जो फ्लक्सेस हैं वो एक दूसरे को एड कर रहे हैं तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए। डिफरेंशियली कपल्ड है तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए, फ्लक्सेस अपोज कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। या फिर वो कुछ भी मेंशन नहीं करेगा, इस तरह से कुछ एक वैल्यूज़ दे देगा। सपोज ये 1 हेनरी है, ये 2 हेनरी है, और इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस डॉट से उसने शो कर दी, और ये कोई भी एक वैल्यू है वो देखेंगे कि क्योंकि आपकी वैल्यू जो है k इज़ लेस देन इक्वल टू 0 और 1 के बीच में होती है, उसी अकॉर्डिंग कुछ भी m1 सपोज कर लीजिए, एक वैल्यू कांस्टेंट ना लेके m1 सपोज कर लीजिए, क्योंकि ये वैल्यू एक बिल्कुल एक सेटअप को बिल्कुल डिफाइन करती है कि k की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और k इज़ इक्वल टू m अंडर रूट ऑफ L1 L2 है। तो मैं एक कोई भी वैल्यू लेके उस इन स्टेटमेंट की वैलिडिटी को नल नहीं करना चाहती हूँ, तो उस अकॉर्डिंग ही कोई एक म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू रही होगी, वो इस चीज़ को फॉलो कर रही होगी, ठीक है। तो वो सपोज़ वो m1 है तो आप इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, क्योंकि दोनों डॉट्स स्टार्टिंग में है, ठीक है। अगर यहाँ डॉट फर्स्ट पे है, यहाँ सेकंड पे है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपके डॉट कन्वेंशंस रहते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको इसे इन डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं और KVS TGT के सिलेबस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना आपके लिए सफिशेंट है। अगर आपको और भी इस पर डिटेल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके लिए एक मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट का चैप्टर ही, एक लेक्चर ही डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बट नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और इतने से इन्फॉर्मेशन से आपके वो क्वेश्चन ईजिली करेक्टली सॉल्व हो जाएंगे, इसीलिए आपको इसमें इन डेप्थ में नहीं स्टडी करवाया जा रहा है। पर अगर आप करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आप बहुत से बच्चे ऐसा करना चाहेंगे तो हम वो भी करवा सकते हैं। अब इंडक्टर्स इन पैरेलल हैं, इसका फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा। ये L1 N2 है और बीच में कुछ एक म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आ रही है। तब हम क्या कहते थे, अगर हम कहते थे जब म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है तो ये L1 L2 L1 प्लस L2 हो जाता था, प्रीवियस लेक्चर में ही हमने डिस्कस करा। अब इस केस में देखिए, इसमें L इक्विवेलेंट रहेगा L1 L2 माइनस ऑफ M स्क्वायर L1 प्लस L2 प्लस माइनस ऑफ 2M, ये फॉर्मूला रहेगा। अब अगर दो केसेस हैं, अगर फ्लक्सेस एड कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला प्लस के साथ आप माइनस के साथ, ध्यान दीजिएगा माइनस के साथ यूज़ करेंगे। अब फ्लक्स जब एड कर रहे हैं, व्हेन फ्लक्सेस आर अपोजिंग इन नेचर देन L इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू L1 L2 माइनस ऑफ M2 L1 प्लस L2 प्लस, अब यहाँ प्लस रहेगा। प्रीवियस केस में जब ऐड कर रहे थे तो हम यहाँ प्लस ले रहे थे, अब इस केस में यहाँ माइनस ले रहे हैं। जब अपोजिंग था तो नेगेटिव था, यहाँ पे प्लस रहेगा। देखिए फ्लक्सेस जब ऐड कर रहे हैं तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, जब फ्लक्सेस अपोज कर रहे हैं तो कम होनी चाहिए। तो देखिए ये एक फैक्टर रहेगा, दोनों के केस में ये फैक्टर ज़्यादा है और ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में अगर ग्रेटर वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर जो है वो कम रहेगा। उस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। यहाँ क्या है, फ्लक्सेस ऐड कर रहे हैं तो ये नेगेटिव है, जब अपोज कर रहे हैं तो पॉजिटिव है। अगर डॉट कन्वेंशंस के साथ देखना है तो फर्स्ट केस, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस इस तरह से डिफाइन करी है, यहाँ L1 है या L2 है और यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस है डॉट कन्वेंशंस के साथ, तो ये आपका एड वाला फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। अगर कुछ इस तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन करी गई है, यहाँ L1 है L2 है और M डॉट कन्वेंशंस फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे और यहाँ डाउनवर्ड वाले पॉइंट पे मेंशन्ड है, तो आपका ये अपोजिंग नेचर में रहेगा फ्लक्स
और आप यूज़ करेंगे सेकंड फार्मूला। तो ये फार्मूला सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको बिल्कुल अच्छे से करेंगे। इन पे कुछ क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। अब अगर एनर्जी स्टोर्ड है, हमने एनर्जी स्टोर्ड सेल्फ इंडक्टेंस के केस में ½ Li² वर्क डन और एनर्जी स्टोर ये कहा था। अब इस केस में आपके पास रहेगा ये वैल्यूज रहेंगी ½Li(I1)² प्लस ½L2(I2)²। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है ज़ीरो तो इतना ही फैक्टर आएगा। एक कॉइल की वजह से कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, दूसरी कॉइल की वजह से कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। बट म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी अगर कंसेप्ट है, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी एप्लीकेबल है, एक वैल्यू आ रही है, तो आपका जो टोटल फार्मूला रहेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस बाई दीज टू कॉइल, जितनी एनर्जी वो स्टोर करेंगे, प्लस माइनस ऑफ Mi1I2 रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव साइन होगा, साइन कन्वेंशंस के डॉट कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग है। व्हेन बोथ करंट एंटर्स ऑफ और लीव्स द डॉटेड टर्मिनल, नेगेटिव साइन व्हेन वन करंट एंटर्स एंड वन करंट लीव्स द डॉटेड टर्मिनल। सपोज टू कॉइल्स हैं इस तरह से, यहाँ और यहाँ डॉट्स हैं। अब देखिए यहाँ I1 है, यहाँ I2 है, बोथ करंट एंटर्स द डॉटेड टर्मिनल, पॉजिटिव है। दिस वन बोथ करंट लीव्स द डॉटेड टर्मिनल, पॉजिटिव है। बट इस तरह का कुछ I1 I2, वन करंट एंटर्स एंड वन करंट लीव्स द डॉटेड टर्मिनल, तो इस केस में आपका नेगेटिव ऑफ Mi1I2 का फैक्टर रहेगा। इन दोनों केसेस में पॉजिटिव ऑफ I1 I2 का एक फैक्टर रहेगा। तो ये आपकी सारी डिस्कशन है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछिए। हमारी ईमेल आईडी है examsprep@gmail.com। उस पर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपका सजेशन है, तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल करके हमें वो बता सकते हैं। कोई भी आप अपना जिस भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सिलेबस मेंशन कर सकते हैं, वो सेंड आप हमें कर सकते हैं। उस तरह की सीरीज़ अगर अप्रोप्रिएट ऑडियंस हमें मिल जाएगी तो उस पर भी सीरीज़ बनाई जा सकती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है, अगर कुछ भी नया आपने हमारी इस वीडियो से सीखा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।